नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी के अपने विश्वासी चैनल जॉब अलर्ट में। तो साथियों, अभी की कुछ बड़ी खबर आप लोग के लिए 69,000 शिक्षक भर्ती से लेकर आ गए हैं। जी हाँ साथियों, रिजवान अंसारी का केस जो है लिस्टेड हो गया है। 9 जून को जो है एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई होने वाली है। आप साथ ही साथ इसके बाद हम आप लोग को बहराइच टीम के द्वारा आए हुए ऑडियो को सुनाएंगे। इसके बाद साथियों, जो अभी आंसर की के मामले पर हुई सुनवाई, जो सिंगल बेंच में स्टे लगा आंसर की मामले पर, अब डबल बेंच में किस तरीके से जो है उन्हें केस को लड़ना है, क्या पॉइंट दिखाकर जो है कोर्ट में अपनी बातें रखनी है जिससे सिंगल बेंच का जजमेंट जो है डबल बेंच में बहाल हो सके, इन सारी बातों को आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो सबसे पहले हम आप लोगों को भाइयों रिजवान जी के केस से रिलेटेड कुछ जानकारी देते हैं। इसके बाद आप लोग को बहराइच टीम के द्वारा जो है आए हुए ऑडियो को सुनाएंगे कि किस के कारण जो है यह केस 9 जून को सुना जाएगा, इसके पीछे क्या था राज। मतलब साफ साफ यह है कि आखिर इतनी ज़रूरत क्यों हो गई थी कि जब हमारी अगली डेट जो है 14 जुलाई को लगी और अचानक हमें जो है एक और डेट लेने ही पड़ी। ये बहराइच टीम आपको बताएंगी। लेकिन सबसे बड़ी खबर जो अभी की सामने निकल कर आ रही है कि रिजवान अंसारी का केस हुआ लिस्टेड और 9 जून को होगी सुनवाई। यहाँ दिखाते हैं आपको। तो साथियों देख लीजिए, हमारे सुप्रीम कोर्ट में टीम रिजवान अंसारी की डायरेक्शन एप्लीकेशन 9 जून 2020 को हुई लिस्टेड। किस बेंच में हुई इसकी जानकारी भी थोड़ी देर में दे दी जाएगी। टीम चारों तरफ से तैयार है, पूरी नज़र प्लान बी पर टीम रिजवान अंसारी। तो यहाँ आप लोगों को प्रूफ के तौर भी दिखा देते हैं। यहाँ देख लीजिए भाइयों, आपको सबसे पहले तो प्रूफ चाहिए और प्रूफ के तहत हम आपको ये सभी जानकारी दिखा रहे हैं कि एक बार फिर से जो है 9 जून को एक बार फिर से सुनवाई होने जा रही है। क्यों सुनवाई होने जा रही है साथियों, ये आप लोग इस ऑडियो में सुन लीजिए जो रामचरण मौर्य जी के द्वारा बताया जा रहा है। इसके बाद साथियों आप लोग इस ऑडियो को भी जरूर सुनिएगा जिसमें जो उम्मीद हमें मिली, जो एक संभावना हमें मिली थी साथियों सिंगल बेंच से, क्योंकि हमने सुप्रीम कोर्ट में जो प्रयास किया इस भर्ती पर स्टे लेने का, लगातार हमारा प्रयास था, लेकिन साथियों ऐसा नहीं हो पाया। लेकिन हमारे उस प्रयास पर जो है आंसर की के मामले पर जो है स्टे लगा, उसे जो है चैलेंज डबल बेंच में किया जा रहा है। कुछ लोगों का कहना है कि सरकार डबल बेंच में अपील कर चुकी है और कुछ लोगों का कहना है कि अभी सरकार ने डबल बेंच में अपील नहीं की है। शाम तक पता चलता है कि साथियों जो है सरकार ने अभी तक डबल बेंच में अपील की कि नहीं की, क्योंकि अभी कुछ देर पहले हमने आपको एक एक वीडियो प्रोवाइड कराया था जिसमें सुरेंद्र प्रताप जी का साफ कहना था कि अभी जो है स्पेशल अपील नहीं दायर हुई है, अभी इसका काम जो है चल रहा है। तो चलिए साथियों ज़्यादा बातें न करते हुए आप लोगों को सबसे पहले हम बहराइच टीम के द्वारा आए हुए ऑडियो को सुनवाते हैं और इसके बाद आपको आगे की जानकारी बताते हैं भाइयों। 69,000 शिक्षक भर्ती में उत्तर प्रदेश के समस्त सम्मिलित शिक्षा मित्र साथियों को रामचरण मौर्य टीम बहराइच उत्तर प्रदेश का सादर प्रणाम। साथियों आप सभी को अवगत कराना है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार से 3 बिंदुओं पर सूचना मांगी गई थी, जिसमें पहला बिंदु था कि उत्तर प्रदेश में कितने शिक्षा मित्र कार्यरत हैं, जो सूचना जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय के द्वारा दी जानी थी, जिसका पत्र विजय शंकर मिश्रा सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के द्वारा जारी हो गया है। बाकी जो 2 बिंदु की सूचना थी जिसमें कितने शिक्षा मित्र हैं, कितने शिक्षा मित्र इस सिलेक्शन प्रक्रिया में प्रतिभाग कर रहे हैं तथा कितने शिक्षा मित्र 40 और 45% पासिंग मार्क पर उत्तीर्ण हो रहे हैं, जिसकी सूचना परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय द्वारा दी जानी है, जिसका लेटर वहां पर जारी किया गया होगा। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के पत्र में उसका अंकन नहीं किया जाएगा। सभी साथियों से अनुरोध है, साथ ही धैर्य रखें, आने वाला समय अच्छा होगा। आपका रामचरण मौर्य टीम बहराइच उत्तर प्रदेश। तो साथियों अभी आप लोगों ने बहराइच टीम के ऑडियो को सुना, अब सुनिए जो एक और मामला है साथियों आंसर की के मामले पर। जैसे कि जाहिर सी बात है मामला डबल बेंच में जाना तय हो गया है। अब डबल बेंच में किस रणनीति के तहत उतरना है, किस तैयारी के तहत हमें डबल बेंच में जो है पूरी तैयारी करनी है, इससे रिलेटेड कुछ बड़ी खबर आ गई है ऑडियो के माध्यम से। तो सुनिए इस
ऑडियो को साथियों। मित्रों नमस्कार। आंसर की लड़ाई सिंगल बेंच में स्टे के साथ हम लोगों को सफलता की तरफ अग्रसरित कर रही है, लेकिन सरकार अपनी जीत पे अड़ी हुई है और उस मामले को डबल बेंच में लेकर जाना चाह रही है। हालांकि सरकार को वहां से रिलीफ मिलने के चांस ज़्यादा तो नहीं है, फिर भी कुछ संभावनाओं के बारे में कहा नहीं जा सकता। इसलिए हम लोगों को अपनी रणनीति बदलनी होगी। जैसा कि हम लोगों को पता है कि आंसर की मामले पर सिंगल बेंच ने मामला यूजीसी को भेज दिया है। वहाँ से जो भी आएगा उसमें अभी समय लगेगा। उससे पहले सरकार चाहती है कि हम स्टे वैकेट करा लें, लेकिन सरकार को यहाँ घेरने के लिए हमें एक अलग रणनीति से काम करना होगा। हमें दिखाना होगा कि सरकार क्यों अपने ही कई बातों पर बाद में पलट जाती है और एक ही पैरामीटर पर अलग अलग समय पर अलग अलग चीज़ें मानती है अपने हिसाब से, जिससे कैंडिडेट का बहुत बड़ा लॉस होता है। इसी संस्था ने यूपीटीटी का पेपर कराया 2018 में और उसमें डिलेक्सिया वाले प्रश्न पर कुछ उत्तर माना, और इसी संस्था ने जब इसको पेपर को कराया तो इसमें उत्तर को कुछ माना। कैंडिडेट उस उत्तर को मानकर उसको पढ़कर परीक्षा में बैठा, ये मानते हुए कि इसी संस्था की परीक्षा है इसलिए लिहाजा हमारा उत्तर सही होगा, कैंडिडेट ने लगा दिया। अब ये कह रहे हैं वो उत्तर नहीं सही है, ये सही है। इसलिए एक ही क्वेश्चन पे 1 साल के अंदर संस्था वही, सरकार वही, अधिकारी वही, तो कैसे उत्तर बदल गया। दूसरी बात, इन्होंने जब 2018 में आंसर की ऑब्जेक्शन के लिए 68,500 में नोटिफिकेशन निकाला था कि आंसर की पे ऑब्जेक्शन करिए, उन्होंने उसमें एक कॉलम बनाया था। उस कॉलम में लिखा था कि SCRT और NCRT की बुकें ही साक्ष्य के रूप में, PDF के रूप में मान्य होंगी, अन्य बुकों को हम अमान्य कर देंगे। 68,500 वाली भर्ती की बात कर रहा हूँ। उसमें इन्होंने कहा था SCRT NCRT की PDF मान्य होगी साक्ष्य के रूप में, अन्य बुकों को हम मानेंगे नहीं। तो कैंडिडेट जब इसको देखे, जो कि उस परीक्षा में नहीं शामिल थे, अगली भर्ती की तैयारी के लिए उन्होंने उस निर्देशानुसार SCRT NCRT बुकों को साल भर पहले से पढ़ना शुरू कर दिया। इसके बाद 69,000 भर्ती आई और उसमें प्रश्न पूछ लिया। तो SCRT बुक के अनुसार प्रश्न में गोरखनाथ जो हैं नाथ पंथ के आरंभकर्ता माने गए हैं। इस हिसाब से उस कैंडिडेट ने इस प्रश्न को लगा दिया और आज ये मौके पर कह रहे हैं कि नहीं, आरंभकर्ता वो नहीं, मतेंद्र नाथ हैं। आप एक बार कहते हैं कि हम SCRT NCRT मानेंगे, लेकिन जब मामला आपके पक्ष में नहीं रहता तो आप कहते हैं नहीं मानेंगे। हाउ इज़ द पॉसिबल टू डिफरेंट पैरामीटर इन द सेम मैटर, और इससे कैंडिडेट का बहुत बड़ा लॉस होता है। तो इस प्रकार सरकार द्वारा कही हुई बातों को हुई 1 साल के अंदर उससे पलट जाने की बात को हम न्यायालय के समक्ष रखेंगे और उससे हम जीत की तरफ अग्रसर होंगे कि सरकार वही संस्था, वही परीक्षा संस्था, वही विभाग 1 साल पहले कुछ उत्तर मानता है, 1 साल बाद कुछ उत्तर मानता है। आखिर परीक्षार्थी तैयारी करे तो कैसे करे। SCRT NCRT इन्होंने लिखा था नोटिफिकेशन में 2018 के जो 68,500 भर्ती है उसके आंसर की चैलेंज में कि इससे हम मानेंगे, तो उसी के अनुसार परीक्षार्थी ने तैयारी करके उत्तर को सही किया। अब ये बदल गए, तो 2 साल भर के अंदर ये अपने ही कई बातों पर पलट जा रहे हैं, अपनी ही कई किताबों को नहीं मान रहे हैं। प्रश्न जो सही गलत होगा वो तो यूजीसी निर्णय करेगी, लेकिन इन्होंने जो कैंडिडेट में भ्रम की स्थिति पैदा की और उस कारण से कैंडिडेट ने जो उत्तर चुना उसके हिसाब से उसका वो लॉस नहीं कर सकते। इन्होंने जो बात पहले कही है उस बात पे इनको टिके रहना होगा। इसलिए इनका 2 पैरामीटर कैंडिडेट के बीच भ्रम पैदा कर रहा है, उनको परेशान कर रहा है। या तो ये कह दें कि पहले जो हमारी बुक थी वो गलत थी, जो हमने आंसर की यूपीटीटी की जारी की थी गलत की, और सचिव सहित सभी लोग जेल जाएं, तब इस मामले का पटाक्षेप होगा। अगर वो जेल नहीं जाना चाहते तो ये फिर कॉमन नंबर देने की तरफ बात बढ़े। न्यायालय को बताइए कि इस परीक्षा संस्था खुद परीक्षार्थियों को गुमराह करती है, कभी कुछ मानती है, कभी कुछ, अपने हिसाब से उत्तर बनाते हैं और जो पीड़ित है उसकी एक बात भी नहीं सुनते हैं। धन्यवाद। हमारी लड़ाई डबल बेंच में इस आरोप की होनी चाहिए जब तक कि यूजीसी की रिपोर्ट नहीं आ जाती, नहीं तो डबल बेंच में एजी साहब की पूरी कोशिश रहेगी कि हम स्टे वैकेट करा लें, और जो कि बहुत खतरनाक चीज़ है। ये स्टे वैकेट ना होने पाए, इसके लिए इन 2 बिंदुओं पर लड़ना कि सरकार अपनी ही कई बातों से साल भर के अंदर पलट रही है, जबकि परीक्षा संस्था वही है,
परीक्षा कराने वाले अधिकारी वही हैं, पेपर सेटर वही हैं, फिर ये कैसे पलट सकते हैं अपनी कही बात से।